Hello, Bacho. Let's see this question. The question says the pulley, a uniform Greek shown in figure, has a radius 10 centimeter and a moment of inertia about its axis is equal to I is equal to 0.5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर. B and A both move. यहाँ पर ब्लॉक की बात की गई है. तो हमें बताना है कि assuming all the plane surfaces are smooth and there is no slipping between pulley and the string, calculate the acceleration of mass 4 किलोग्राम. तो हमें ट्रायंगुलर शेप की सरफेसेस गिवन है एंड उसके ऊपर ए एंड बी मास को कनेक्ट किया गया है एक स्प्रिंग से जो कि अनस्ट्रेचेबल है एंड उसका मास निग्लिजिबल है. कोई भी डेटा गिवन नहीं हो तो हम बाई डिफॉल्ट ये अज्यूम करेंगे कि स्प्रिंग होती है वो अनस्ट्रेचेबल है एंड उसका मास है वो निग्लिजिबल है एंड उसको स्प्रिंग है वो फर्दर पुली से पास किया जा रहा है एंड जो पुली का इनर्शिया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो हमें गिवन है 0.5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर. जो उसका मास है वो गिवन है m एंड उसकी रेडियस गिवन है 10 सेंटीमीटर. तो हमें बताना है कि जो 4 किलोग्राम वाला मास है उसका एक्सेलरेशन क्या होगा. तो लॉजिकली हम ऐसा तो पता चल जाएगा कि जिस तरफ ज्यादा मास होगा उस तरफ सिस्टम जाएगी. तो 4 किलोग्राम वाला मास 2 किलोग्राम वाले मास को अपनी ओर खींचेगा. तो जो एक्सेलरेशन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, नेट एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम का. यानी कि 2 किलोग्राम वाला ऊपर जाएगा, 4 किलोग्राम वाला नीचे जाएगा एंड ये पुली भी अपनी एक्सिस पर घूमना स्टार्ट करेगी. तो ये कुछ सिचुएशन है. तो हम इस प्रॉब्लम को 2 से 3 तरीकों से सोल्व कर सकते हैं. न्यूटन्स लॉ से, एनर्जी कंजर्वेशन से एंड काफी सारे और तरीके से, रोटेशनल डायनेमिक्स से. बट हम यहाँ पर जो एक काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं ट्रिक यूज करने वाले. ट्रिक तो नहीं कह सकते बट वो कंजर्वेशन लॉ ही है, एक लॉ ही है, उसका ही हम यूज करने वाले हैं. क्योंकि जब याद रखें कि जब भी आपके क्वेश्चन में कोई भी फ्रिक्शन ना गिवन हो ना तब ये वाला आप लॉ लगा सकते हो. यानी कि ये वाली जो ट्रिक भी बोल दो वो लगा सकते हो. ठीक है. तो हमारा जो की कंसेप्ट होगा इस प्रॉब्लम के लिए वो क्या होगा, होगा एनर्जी कंजर्वेशन लॉ. एनर्जी कंजर्वेशन लॉ. तो टोटल सिस्टम की एनर्जी कोई भी टाइम पे सेम रहनी चाहिए. मान लो कि टोटल एनर्जी को हम ई से डिनोट करते हैं. तो एनर्जी ऑफ द सिस्टम एज टी इज इक्वल टू 0 रिमेन्स कांस्टेंट एट एनर्जी इज इक्वल टी इज इक्वल टू टी. कोई भी टाइम के लिए एनर्जी कांस्टेंट रहनी चाहिए, इज इक्वल टू कांस्टेंट. तो यही है एनर्जी कंजर्वेशन लॉ. हम ये क्यों लगा सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी फ्रिक्शन नहीं है. ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स नहीं है तो हम ये एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगा सकते हैं. तो इससे पहले आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि जो स्प्रिंग का एक्सेलरेशन क्या होगा, क्यों हम सेम ले सकते हैं एंड पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन करेंगे. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कैसे लेंगे. तो वो आई एज्यूम के आपको आइडिया होगा, बेसिक होगा और कुछ नहीं. एनर्जी कंजर्वेशन में तो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आती है ना, और कुछ नहीं आता है उसमें. तो वो वाले फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए एंड थोड़ा सा जो लॉजिकल पार्ट है वो भी आपका डेवलप होना चाहिए. क्या लॉजिकल पार्ट है वो आपको मैं आगे आके बता दूंगा. जो कॉन्सेप्ट आएगा वो मैं आपको बता दूंगा वहां पर, और कुछ नहीं. 2 से 3 चीज आप यहाँ पर ध्यान रखोगे ना तो ये आपके लिए इजी क्वेश्चन होने वाला है. ठीक है. एंड अगर आपको न्यूटन्स फोर्स लॉ से बताना है तो क्या करना पड़ेगा कि ये जो ब्लॉक ए है उस पर आप न्यूटन फोर्स लॉ लगाएंगे. ठीक है, सेकंड लॉ यानी कि फोर्स लॉ का फोर्स लॉ बोल रहे हैं, सेकंड लॉ बोल सेम ही है. एंड उसमें से टेंशन फाइंड करोगे. बाद में ये जो बी ब्लॉक है उस पर फोर्स लॉ लगाओगे एंड वापस से इसका टेंशन फाइंड करोगे एंड देन क्या करोगे कि ये जो टेंशन है तो उसकी वजह से जो यहाँ पर कितना फोर्स लग रहा है पुली पर वो इक्वेट करोगे एंड देन इन तीनों की इक्वेशन को सोल्व करोगे. तो आपके पास जो टाइम जाने वाला है ना वो कंज्यूम होगा मोर एंड शायद एरर भी आ सकती है. तो इससे अच्छा कि आप एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगा दो. राइट. तो हम इसकी वजह से ये लॉ लगाने वाले हैं. तो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ हम पूरी सिस्टम के लिए लगाने वाले हैं. तो फर्दर हम अज्यूम करते हैं कि हमारी जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है वो कहां पर है. ठीक है. तो यहाँ पर जो डायग्राम है वहां पर मैं डिनोट करता हूँ. मान लो ये हमारी एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस एंड ये जो थी उसके वर्टिकली वो थी हमारी वाई एक्सिस. ये वाली वाई एक्सिस है. क्यों मैंने यहाँ पर चूज किया है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी देखो, अब मैं यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी को एक्स एक्सिस के रेफरेंस में लेने वाला हूँ. पोटेंशियल एनर्जी आप कौन से भी रेफरेंस में ले सकते हो और कोई उसकी दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी एज अ स्टेट फंक्शन होती है, यानी कि पोजीशन फंक्शन होती है. तो पोटेंशियल एनर्जी को रेफरेंस कहीं भी ले सकते हो. ठीक है ना. तो यहाँ पर मैं पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस ले रहा हूँ. यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है 0. तो ऊपर की ओर पोटेंशियल एनर्जी होगी ग्रेविटेशनल. पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से होगी, ग्रेविटी की वजह से ना. तो ग्रेविटी से पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, mgh. तो mgh कौन हम लेते हैं जब भी तो कोई किसी न किसी रेफरेंस के ऊपर लेते होगी ना, रेफरेंस के ऊपर. मान लो कि हमारी जो अर्थ थी उसके सरफेस के रेफरेंस में पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh. ठीक है ना. तो जो पोटेंशियल एनर्जी है ना वो एक आप कहीं पर भी उसका रेफरेंस ले सकते हो. तो ऐसा रेफरेंस चूज करो कि जिससे कि पोटेंशियल एनर्जी आपको एलिमिनेट करने में आसानी हो. तो देखो मैंने एक्स एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी को 0 रखा एंड एक्स एक्सिस कहां पर चूज की, जहां पर पुली थी. पुली का सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड कर रहा था.
तो मैं क्यों ऐसा किया, क्योंकि पुली का मैंने पोटेंशियल एनर्जी निगलेक्ट कर दिया। देखो पुली का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, जितना एक्स एक्सिस का होगा, तो एक्स एक्सिस का कितना है, जीरो है, तो पुली का भी पोटेंशियल कितना होगा, जीरो होगा। तो इसकी वजह से हम पुली का भी पोटेंशियल एनर्जी जीरो कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें सिर्फ ब्लॉक ए की एंड ब्लॉक बी की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। तो एक पोटेंशियल एनर्जी एलिमेंट हो गई, तो इसकी वजह थी कि मैंने एक्स एक्सिस यहाँ चूज ना करके यहाँ पर की, ऊपर की ओर की। ठीक है, तो आपको थोड़ा ये भी बात याद रखनी हो। ये आप जब क्वेश्चन करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगी कौन सी चीज यहाँ लेने वाली है। अब फर्दर क्या है कि जो एक्स एक्सिस के ऊपर है उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी प्लस एम जी एच, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीमेंट होगी। एंड एक्स एक्सिस के जो भी पार्टिकल नीचे है उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस एम जी एच, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी उसके लिए घट रही है। ठीक है ना, तो हमारे पास जो भी ऑब्जेक्ट है ए एंड बी वो एक्स एक्सिस के नीचे ही है, तो हमारे पास दोनों ऑब्जेक्ट के लिए पोटेंशियल एनर्जी आने वाली है, वो कौन सी आने वाली है, नेगेटिव आने वाली है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ साइड में कि नीचे की ओर जो भी पोटेंशियल होगी, एनर्जी होगी, वो होगी एम जी एच। अब हम क्या अज्यूम करेंगे कि तुम्हारी एक्सटेंस जो ये जो स्ट्रिंग है वो इनएक्सटेंसिबल है, यानी कि खींच नहीं सकती, तो टोटल लेंथ उसकी कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ प्लस यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कांस्टेंट रहनी चाहिए। अब जो ये वाली लेंथ है उसको मैं x1 बोल देता हूँ, ये वाली लेंथ है उसको मैं x2 बोल देता हूँ। तो x1 अज्यूम करता हूँ, अज्यूम x1 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग फ्रॉम ए टू पुली। ठीक है, तो इसको मैं x1 मान लेता हूँ। x2 क्या है, x2 है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग फ्रॉम बी टू पुली। तो x1 प्लस x2 क्या होगा, x1 प्लस x2 होगा उसकी टोटल लेंथ जो कि हम अज्यूम करने वाले हैं l। यहाँ पर देखो अज्यूम करने वाला पार्ट ज्यादा आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको जहाँ पर अज्यूम करना है वो भी एक टेक्निक आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं गिवन है। देखो आप अगर न्यूटन का फोर्स लगाते तो वहां पर भी अज्यूम तो करना ही पड़ता, तो बेटर है कि यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा अज्यूम कर लो इस कंसेप्ट में, क्योंकि आपके लिए जो मैथमेटिकल टेक्निक होगी वो इजी हो जाएगी। ठीक है, तो एक्स प्लस x2 क्या हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया। अब हम क्या करोगे कि अब हम इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं, क्योंकि हमें नीचे लिख दिया है उसका जो कॉन्सेप्ट था वो x1 है, x2 क्या है। अब हम पूरे के पूरे सिस्टम की एनर्जी लिखते हैं। तो पूरे के पूरे सिस्टम की एनर्जी लेट से ई को डिनोट करता हूँ। तो जो ए ब्लॉक था उसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखेंगे, मास ऑफ ए टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ए इनटू स्क्वायर। अब वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी, ए की ये वाली डायरेक्शन में, क्योंकि ऊपर जाएगा ना। एंड जो बी ब्लॉक था वो नीचे क्यों जाएगा। ठीक है, एंड ए जो ब्लॉक था उसका पोटेंशियल एनर्जी तो वो क्या था, एम ए जी इंटू एच है। अब एच ए क्या है, एच है वो है हाइट है। ठीक है, कहाँ से हाइट है, एक्स एक्सिस है, यानी कि रेफरेंस एक्सिस है, यहाँ से ए ब्लॉक की हाइट यहाँ तक की ये वाली हाइट, इसको मैं बोल देता हूँ एच ए। एंड एच बी भी सेम, ये जो ग्रीन वाला है वो है एच बी। ठीक है, परपेंडिकुलर हाइट और कुछ नहीं, एक्स एक्सिस है परपेंडिकुलर हाइट ऑफ द ब्लॉक, तो ये है एच एंड एच बी। अब हम लिखने वाले हैं बॉक्स बी के लिए टोटल एनर्जी, तो उसके लिए होगी एम बी बी स्क्वायर माइनस उसकी पोटेंशियल एनर्जी एम बी जी एच बी प्लस पुली भी बची ना, तो पुली भी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो पुली है ना ट्रांसलेशन मोशन नहीं करी बट रोटेशनल मोशन तो कर रही है, अपनी एक्सिस पे घूमना तो स्टार्ट कर देगी, तो इसकी वजह से उसमें रोटेशनल एनर्जी स्टोर होगी, जो कि होगी 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। एंड पोटेंशियल एनर्जी वहां पर पुली की कितनी होगी, तो वो तो हमने अज्यूम किया ना जीरो है, क्योंकि वो रेफरेंस एक्सिस पर ही बैठा हुआ है पुली जो है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होने वाली है। तो ये हमारी किसी भी टाइम पे टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम हो गई। अब ये एनर्जी है ना कांस्टेंट रहने वाली है, ये बदलने नहीं वाली, क्योंकि यहाँ पर कोई भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं है। तो इसका जो आप टोटल करोगे, मान लो कि आपका जो इसका समेशन करोगे तो आपके पास कुछ ई वैल्यू आएगी, कुछ वैल्यू आएगी, कांस्टेंट वैल्यू आएगी, तो टाइम के साथ बदलने नहीं वाली है। तो इसी का कंसेप्ट हम यूज करने वाला आगे, देखो कैसे। अब हमें फाइंड करना है यहाँ से हिडन वेरिएबल, कौन से वेरिएबल है, बी ए एच ए वी बी एच बी एंड ओमेगा, ये हमारे पास वेरिएबल है। तो देखो वी ए क्या है, वी ए है ये जो ए ब्लॉक है वो ऊपर की ओर कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, वी बी क्या है, ये नीचे वाला ब्लॉक है वो कितनी वेलोसिटी से नीचे की ओर आ रहा है। तो देखा जाए तो वो एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, आप लॉजिकली सोच लो, मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहने वाला है ना। जितनी स्पीड से ए ऊपर जाएगा उतनी स्पीड से तो नहीं बी नीचे आएगा ना, ऐसा तो नहीं कि बी ज्यादा नीचे चला गया एंड ए थोड़ा धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है, ऐसा होगा तो बीच में से स्ट्रिंग टूट जाएगी। बट यहाँ पर तो कुछ ऐसा है नहीं सीनारियो, क्योंकि स्ट्रिंग है वो टूट नहीं सकती है। ठीक है, एक्सटेंसिबल भी नहीं है एंड अनब्रेकेबल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ए बॉक्स का होगा वही मैग्नीट्यूड का जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा वो बी बॉक्स का होगा।
ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि जो स्पीड है इन जनरल ए बॉक्स की एंड बी बॉक्स की वो सेम रहने वाली है, उसको मैं अज्यूम करता हूँ वी। एंड अगेन ये जो स्प्रिंग की स्पीड होगी, स्प्रिंग की स्पीड वो क्या होगी, तो स्ट्रिंग की स्पीड भी तो सेम ही होनी चाहिए ना। ठीक है, ब्लॉक मान लो कि ए स्पीड वी स्पीड से ऊपर जा रहा हो, तो स्ट्रिंग क्या कम या ज्यादा स्पीड से ऊपर जाएगी, नहीं, वरना तो टूट जाएगी। ठीक है ना, तो स्ट्रिंग की स्पीड भी क्या होनी चाहिए, वी होनी चाहिए। ठीक है, हर केस में। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्पीड ऑफ स्ट्रिंग ऑल्सो इज इक्वल टू वी। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए, या फिर आपको बनानी आनी चाहिए। ठीक है, ये टेक्निक्स है, ये आपको बनानी आनी चाहिए। और ये कब आएगी कि जब मोर से मोर आप प्रैक्टिकल जो जो प्रॉब्लम है वो सोल्व करोगे। ठीक है, तो आपको ये लॉजिकल बात याद होनी चाहिए या फिर बनानी आनी चाहिए एट इंस्टेंट। तो इन सभी चीजों को मैं ऊपर लिख देता हूँ। तो हमारे पास क्या मिलेगा, 1/2 मास ऑफ ए वी स्क्वायर माइनस, अब मैं यहाँ से हमें एच ए भी फाइंड करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर पहले एच ए फाइंड कर लेते हैं, बाद में उसको लिखेंगे। अब एच ए क्या है, एच ए है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द रेफरेंस एक्सिस ऑफ पॉइंट ए, यानी कि जो ये बॉक्स है उसका। तो यहाँ पर मैं रफ डायग्राम बनाता हूँ एच ए के लिए, फिर सिर्फ एच ए के लिए। तो हमारे पास यहाँ पर ये जो रैंप है, ठीक है, ये भी सरफेस है। यहाँ पर है ए बॉक्स, ये वाला बॉक्स, एंड यहाँ पर है पुली, एंड उसको पुली से कनेक्टेड है। एंड ये जो डिस्टेंस है वो हमें क्या कंसिडर किया था, ए टू पुली का वो है x1। ठीक है, यानी कि स्ट्रिंग की लेंथ x1 हमें फाइंड करनी है। ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ यहाँ से यहाँ तक की। या फिर ये भी बोल सकते हो कि ये जो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ सेम ही है और कुछ नहीं, ये जो लेंथ है वही और कुछ नहीं, सेम ही है। तो हमें ये जो 45 डिग्री का एंगल बता है, गिवन है ना, 45 डिग्री है, देखो 45 डिग्री है, यहाँ पर 45 डिग्री लग रही है। तो ये एंगल क्या होगा, मान लो कि ये जो एक्सिस थी वो इसके सेंटर से पास हो रही थी, ये वाला यहाँ से। तो ये भी एंगल कितना होगा, 45 डिग्री होगा ना, 45 डिग्री। तो हमें ये वाली हाइट चाहिए एच ए, तो कैसे मिलेगी, तो कोस साइन लो से या फिर साइन लो से निकाल लो। ठीक है, हमें सामने वाली हाइट चाहिए तो क्या, कौन से वाला फॉर्मूला लगेगा, साइन वाला। बाजू वाली हाइट लेंथ चाहिए होगी तो कोस वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो हमें एच ऑफ ए चाहिए, तो एच ऑफ ए क्या निकलेगा, तो एच ऑफ ए निकलेगा x1 साइन 45। ठीक है ना, तो इससे हम h1 निकल गई। सेम एच बी कैसे निकलेगी, तो एच बी के लिए ये उल्टा था और कुछ नहीं, एच बी के लिए ऐसे कुछ सिचुएशन थी, यहाँ पर है वो है एच बी, ऐसे ये बी वाला पार्टिकल था यहाँ पर, वापस से पुली थी, एंड ये थी स्ट्रिंग, इसकी लेंथ हमने कंसिडर की थी x2। ठीक है, वापस से क्या करेंगे कि हमें चाहिए यहाँ से ये बी पॉइंट के सेंटर का लेंथ, तो कितना होगा, तो वापस से ये जो एंगल है वो 45 डिग्री है, तो ये एंगल भी कौन सा होगा, 45 डिग्री होगा। तो जिसकी वजह से जो एच बी निकलेगा, ये वाली है लेंथ, वो क्या होगी, एच बी इज इक्वल टू x2 साइन 45, x2 साइन 45। तो हमारे पास वेरिएबल आ गए। अब ओमेगा की वैल्यू एज इट इज रखते हैं, अभी फाइंड नहीं करते, बाद में फाइंड करेंगे। ठीक है, तो जो भी वैल्यू है यहाँ पर पहले पुट कर देते हैं। तो हमारे पास ई की वैल्यू क्या आई, ई की वैल्यू आई 1/2 मास ऑफ ए इंटू वी स्क्वायर माइनस मास ऑफ ए टाइम जी। एच ए की वैल्यू क्या थी, एच ए की वैल्यू थी x1 साइन 45। अब x1 साइन 45 की वैल्यू 1/√2, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता 1/√2 प्लस 1/2 एम बी वी स्क्वायर माइनस एम बी टाइम्स जी, x2 बाई यहाँ पर आएगा √2 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा √2। एंड फाइनली बची थी वो थी 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू चाहिए। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। क्यों हमें ऐसा करना पड़ा, क्योंकि हमें यहाँ पर देखो वेलोसिटी की वैल्यू तो है ही, तो वेलोसिटी का अगर हम टाइम के साथ डेरिवेटिव करेंगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो इसकी वजह से बोथ साइड में डेरिवेटिव ले लूंगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा डी बाई डी टी, जो कि इवेंचुअली होने वाला जीरो, क्योंकि वो तो टाइम पे साथ कॉन्स्टेंट रहता है। यहाँ पर क्या बचेगा, देखो 1/2 टाइम्स मास ऑफ ए टाइम। अब वी स्क्वायर का क्या होगा, डेरिवेटिव होगा टाइम के साथ, तो क्या मिलेगा हमें 2 टाइम्स वी टाइम्स डी बाई डी टी, यानी कि ए। ठीक है, ये बेसिक डेरिवेटिव है और कुछ नहीं, टाइम्स एम ए इंटू जी। अब x1
तो x1 का डेरिवेटिव, x1 का डेरिवेटिव मान यानी कि ये जो स्ट्रिंग है, ठीक है, उसकी लेंथ x1 थी, ये वाली स्ट्रिंग की लेंथ x1 थी, उसका डेरिवेटिव यानी कि स्ट्रिंग की स्पीड आएगी और कुछ नहीं। ठीक है, स्ट्रिंग की स्पीड आएगी। यहाँ पर फिर भी लिख देता हूँ dx1/dt, dx1/dt यानी कि जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ में कितनी रेट से वो बढ़ रही है घट रही है, और कुछ नहीं। तो जितनी स्पीड से ए एंड बी मूव कर रहे हो उतनी स्पीड उसमें घट रही होगी या फिर बढ़ रही होगी, तो उसकी स्पीड ही होगी ना v, और कुछ नहीं। एंड यहाँ पर था √2, यहाँ पर आएगा 1/2 टाइम्स एम बी टाइम्स 2va, माइनस सेम यहाँ पर आएगा mb/√2 g dx2/dt, एंड लास्ट में बचेगा, वो बचेगा 1/2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कांस्टेंट है, ओमेगा बदल सकती है, तो यहाँ पर आएगा 2 ओमेगा, एंड डी ओमेगा बाई डी टी उसको बोलते हैं अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन। अब यहाँ से 2 कैंसिल हो गया सब में से, यहाँ से एंड यहाँ से। अब क्या बचा देखो, यहाँ पर ही लिख देता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड बचेगा 0 क्योंकि एनर्जी कांस्टेंट रहने वाली है। यहाँ पर बचेगा मास ऑफ एक्सेलरेशन, सॉरी मास ऑफ ए टाइम्स वी इंटू एक्सेलरेशन माइनस मास ऑफ ए टाइम्स जी बाई √2। अब यहाँ पर देखो हमने एक स्टेटमेंट लिखा था, स्पीड ऑफ स्ट्रिंग कितनी है, v है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ v। यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, v लिख देता हूँ, क्योंकि वो तो v है ना, प्लस एम बी टाइम्स v टाइम्स ए माइनस एम बी टाइम्स जी अपॉन √2। अब यहाँ देखो dx2/dt है, तो dx2/dt भी v आने वाला है, पर वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि हमने ये वाली जो स्पीड थी, मान लो कि ये जो ए ब्लॉक था वो ऊपर की ओर जा रहा था, तो उसकी स्पीड को मैं v अज्यूम किया था, वेलोसिटी को, तो इसको मैंने क्या अज्यूम करना पड़ेगा, v बट माइनस लगाना पड़ेगा ना। ठीक है, अगर आप फिर भी कंफ्यूज हो तो यहाँ से निकाल लो, ये जो इक्वेशन था x1 + x2 = 12, उसको डेरिवेटिव लो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या मिलेगा हमें, dx1/dt, dx1/dt इज इक्वल टू क्या मिलेगा, l तो 0 है, कोई कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव होगा 0, तो यहाँ पर आपको मिलेगा dx2/dt। तो हमने अगर x1 की स्पीड को, यानी कि ये वाली रस्सी थी उसकी स्पीड को v माना है, तो ये वाली स्पीड जो कि होती है dx2/dt वो कितनी होगी, मैग्नीट्यूड इतना ही रहेगा बट माइनस साइन, ये वाली इक्वेशन से देख लो, ठीक है ना। तो यहाँ से भी हम बोल सकते हो कि dx2/dt इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस dx1/dt। ठीक है, तो dx2/dt कैन बी रिटन बाय माइनस dx1/dt, एंड माइनस dx1/dt की वैल्यू है v, तो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस आई टाइम्स ओमेगा टाइम्स अल्फा। तो फर्दर इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा, एम है। अब देखो इस इक्वेशन में से v की वैल्यू सब में है, यहाँ पर भी v है, यहाँ पर भी v है, सब में v है, ये देखो v है, v यहाँ पर भी v है, यहाँ पर भी v है, यहाँ पर भी v हम ला सकते हैं, कैसे लाएगा देखो, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर लिखता हूँ, ओमेगा कैन बी रिटन बाय v अपॉन r। ठीक है, क्योंकि हमारे पास देखो ये पुली है, तो पुली की रेडियस क्या होगी, हमें गिवन है r है। अगर पुली एंड स्ट्रिंग के बीच में कोई भी स्लिपिंग प्रोसेस नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली देखो हमारे पास जो स्ट्रिंग थी, तो स्ट्रिंग जितनी स्पीड से पास होगी इस पॉइंट पी से, फॉर एग्जांपल ये जो ये पॉइंट था, ग्रीन वाला पॉइंट पी था, तो पी पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, पी पॉइंट है पुली के ऊपर, यानी कि पुली का ही पॉइंट है कोई, एंड जब ये रस्सी पी पॉइंट से पास होगी तो उसकी स्पीड क्या होगी, वी होगी। तो पी पॉइंट की स्पीड की वी क्या होनी चाहिए, वी होनी चाहिए ना, तभी तो इन दोनों के बीच में स्लिप नहीं होगी। अगर स्लिप होगी तो दोनों की स्पीड अलग अलग आती, पर हमें स्ट्रिक्टली गिवन है कि इन दोनों की बीच में कोई स्लिपिंग नहीं हो रही। इसका मतलब ये पी पॉइंट है एंड जो स्ट्रिंग है उसके बीच का जो वेलोसिटी डिफरेंस होगा वो 0 होगा, तो इवेंचुअली इन दोनों की स्पीड सेम होगी। तो इसलिए हम ये वाला इक्वेशन यूज कर सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू v/r। एंड अल्फा की वैल्यू क्या कैसे लिख सकते हैं, तो हमें और भी पता है कि अल्फा कैन बी रिटन बाय एक्सेलरेशन एट पॉइंट p डिवाइडेड बाय r। इन दोनों की वैल्यू प्रीवियस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर मिलेगा, देखो तो ये आपको रोटेशनल मैकेनिक्स की वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। रोटेशनल मैकेनिक्स में जो बेसिक फॉर्मूला है वो भी आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पर आएगा लेफ्ट हैंड साइड आएगा 0, राइट हैंड साइड क्या था, एम ए वी टाइम्स एक्सेलरेशन माइनस ma/gv/√2, ma/gv/√2 प्लस mb/va एंड यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होके मिल जाएगा mb/gv/√2, एंड लास्ट में बचेगा आई टाइम्स ओमेगा टाइम्स अल्फा। आई ओमेगा की वैल्यू है v/r, अल्फा की वैल्यू क्या आई a/r। तो ऐसे मिला। ये याद रखना कि ये जो फॉर्मूले है वो नॉन स्लिपिंग केस के लिए ही है, आपने पढ़ रखा होगा 11th के क्लास में, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये जो v था कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हम v की वैल्यू फाइंड करने की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ से देखो डायरेक्टली a की वैल्यू आ रही है, इनमें से एक को कांस्टेंट बना के हम उसको फाइंड करने वाले हैं। तो क्या करेंगे कि जो भी सेम टर्म है उसको लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे, तो ये वाले है उसमें a नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है,
तो उन दोनों को कंबाइन करके लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो हमारे पास मिलेगा मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी टाइम्स, सॉरी यहाँ पर माइनस है, ठीक है, यहाँ पर माइनस है, तो लेफ्ट हैंड साइड लाओगे तो क्या मिलेगा, ये जो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो एम ए माइनस एम बी हो जाएगा इंटू G/√2, ठीक है। ये दोनों को हमें लेफ्ट हैंड साइड लाए रेड वाले को, एंड राइट हैंड साइड क्या बचा, तो राइट हैंड साइड बचा ये ब्लू वाले सभी राइट हैंड साइड बचेंगे, तो उनमें से एक को कॉमन बना लो, तो एक को कॉमन बनाओगे तो आंसर मिलेगा एम ए प्लस एम बी प्लस आई टाइम्स, सॉरी आई बाई आर स्क्वायर इंटू ए, तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या निकल गई, ए की वैल्यू आई ए इज इक्वल टू एम ए माइनस एम बी टाइम्स जी अपॉन √2 एम ए प्लस एम बी प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कर दो, मास ऑफ ए माइनस मास ऑफ बी, तो मास ऑफ ए क्या था 2, मास ऑफ बी क्या था 4, तो 2 माइनस 4, 2 माइनस 4, जी की वैल्यू है 10 ले लो, ठीक है, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड कर लो फॉर सिंप्लिसिटी, √2 2 प्लस 4 प्लस हमें आई की वैल्यू गिवन थी कुछ 0.5 या 0.5, यहाँ पर होगी 0.5 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, रेडियस हमें गिवन थी 10 सेंटीमीटर, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करो, इसको स्क्वायर करो, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर यानी कि 10⁻⁻1 मीटर, तो यहाँ पर आएगा ठीक है ना 10 सेंटीमीटर यानी कि मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻2 से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 10⁻1 मीटर है, उसका स्क्वायर करोगे तो 10⁻2 मीटर, तो ऐसे कुछ आएगा। तो यहाँ देखो जो एक्सेलरेशन की वैल्यू मिलेगी वो नेगेटिव मिलेगी, ये इंडिकेट करता है कि जो एक्सेलरेशन है डी का वो नीचे की ओर और कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी 2 - 4 यानी कि 2 टाइम्स 10 तो 20 होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख ही देता हूँ 2 टाइम्स 10 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2, एंड डिनोमिनेटर में इसका जो सिंप्लीफिकेशन करोगे तो आंसर आएगा 56। तो ये जो स्क्वायर रूट था उसको कैंसिल आउट करके यहाँ पर ऊपर भेज दो तो यहाँ पर बचेगा -10 स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स 56 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन की जो वैल्यू थी विथ मैग्नीट्यूड, ठीक है, डायरेक्शन दोनों मिल गई। नेगेटिव इंडिकेट क्या करता है कि नेगेटिव इंडिकेट यही करता है कि जो हमने ये वाली वैल्यू मानी थी वो प्लस मानी थी ना पहले ही, तो ये वैल्यू किससे मिलेगी, माइनस मिलेगी और कुछ नहीं। ये जो ब्लॉक ए की वैल्यू थी वेलोसिटी की उसको हमें प्लस माना था, तो जिससे कि ब्लॉक बी की एक्सेलरेशन मिले वो क्या मिली, नेगेटिव डायरेक्शन में मिली ना, तो वो नेगेटिव इंडिकेट कर रहा है, डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो इसको मैं डायरेक्शन को यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ से क्या मिलेगा इसको रहने देते हैं, ठीक है, बाद में वापस लिख देते हैं। यहाँ पर मैग्नीट्यूड क्या मिला, मैग्नीट्यूड मिला 10√2/56 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन ऑफ 4 किलोग्राम ब्लॉक इज कितना आया, ए इज इक्वल टू 10√2/56 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। So that is our answer. I hope you understood it well. Best of luck.